वेलकम डियर स्टूडेंट। इससे जो पहला लेक्चर था अब तक, उसमें हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब दो चीज़ें हम एक साथ पढ़ते आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं भाई, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा। तो सीधी सी बात है, जब दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल है या होगा कि उन दोनों का कोई एक पर्टिकुलर लिंक भी हो। अब उन दोनों चीज़ों के बारे में या दोनों चीज़ों की स्टडी हमने जो की है वो क्यों की है, उनके बीच में आपस में क्या लिंक है, वो यदि हम बात करें तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के अंदर। किस में डिस्कस करने वाले हैं? ओम्स लॉ के अंदर हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो करंट या पोटेंशियल है वो आपस में डिपेंड करते हैं। और इसके बारे में ओम्स लॉ है, आप लोगों ने ओम्स लॉ सुना होगा। एक साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। लेकिन यदि कई बार पूछ लेता है वैसे ही जनरल नॉलेज के हिसाब से, इनका पूरा नाम क्या था? ओम लॉ आप पढ़ते हो, ओम्स लॉ पढ़ते हो, तो इसका पूरा नाम था क्या? तो इसका यदि हम बात करें, पूरा नाम था भाई जॉर्ज साइमन ओम। ये था उनका पूरा नाम, जिन्होंने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भाई ये बताया कि यदि आप बाहर की जो कंडीशन है, एक्सटर्नल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन जो है, उनको आप कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट करने का मतलब जैसे टेम्परेचर है उसको हम चेंज ना करें, उसको हम वही रखें जो एक बार है, तो उसको पूरी प्रोसेस के अंदर हमें सेम ही रखना है। उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा करंट है या जो पोटेंशियल है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। अब बात आती है भाई, इसको प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि यदि आप एक वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी, यदि आप एक की वैल्यू को कम करोगे तो दूसरे की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये है इसका मतलब, ठीक है। अब एक की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, दूसरे की वैल्यू कम हो रही है, मतलब दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि भाई यदि हम दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं तो सीधी सी बात एक तो कॉमन है क्या, कि आपस में कहीं ना कहीं इनका लिंक जरूर है। तो वो लिंक ये है कि पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है करंट पे। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पे, ठीक है। अब यदि हम इसको लिखें कि हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ एक्सटर्नल condition are kept constant, then the current flowing through a conductor is found to be directly proportional to the potential of the कंडक्टर।
दैट इज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज proportionality constant and called resistance। क्या बोलते हैं भाई इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब V इज इक्वल टू IR, ये कोई आपसे पूछे तो ये है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिजल्ट। यदि आपसे हमसे कोई पूछता है कि ओम्स लॉ का भाई मैथमेटिकल रिजल्ट क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, क्या होता है वो V इज इक्वल टू IR। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हमें पता चला कि V जो है वो IR के इक्वल होगा, या फिर जो भी चीज़ें भाई हमने क्या डिस्कस किया है कि जो फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर गिव राइज टू करंट, क्या बनता है उनसे, करंट बनता है। और अब कोई भी चीज फ्लो कर दी तो सीधी सी बात उसमें क्या चीज जरूरत होती है भाई, प्रेशर की। ये इसमें साथ मत लिखना भाई, ये चीजें इसके साथ नहीं लिखनी है, अलग से समझाने के लिए है, ओम्स लॉ यहां तक है। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, कौन सी वो कंडीशन है, उसको बताने के लिए हम इसका यूज कर दे, समझाने के लिए, तो उसको अलग ही रखना, समझ लो इससे बस कि कोई भी चीज जब फ्लो कर रही है तो किस चीज की हमें जरूरत होती है। वैसे सीधी सी बात है, आपको पानी है वो नीचे से ऊपर तक लेके जाना है तो किसकी चीज की जरूरत होगी, प्रेशर की जरूरत होगी। प्रेशर कहां से आता है, पोटेंशियल से। हमने क्या बताया कि प्रेशर कहां से आएगा, पोटेंशियल से। दोनों को रिलेट किया था, पाइप पे एग्जांपल लिया था हमने पहले वाले उसमें। अब जो प्रेशर है हमारे पास वो किसके कारण है, पोटेंशियल। बस सीधी सी बात है, प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इस कारण से हम क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल हमारा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, या जो करंट हमारा मेनली तो क्या पता है कि जो करंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। जो पोटेंशियल होगा हमारा उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, जो प्रेशर है हमारा वो डिपेंड करेगा इसमें। अब यदि हम लेके चले क्या कि दूसरी सिचुएशन में यदि हम बात करें तो यहां पे क्या देखते हैं कि भाई एक्सटर्नल कंडीशन को हमने कांस्टेंट बोल दिया, जो भी एक्सटर्नल कंडीशन थी उनको हमने कांस्टेंट मानना है। क्यों मानना है भाई, क्योंकि यदि इनमें से कोई चेंजमेंट आता है तो हम क्या देखेंगे वहां पे कि ये जो डिपेंडेंसी है ये चेंज हो जाती है। किसकी फॉर्म में चेंज होगी भाई, ये कैसे चेंज होगी और क्यों चेंज होगी, क्योंकि यदि हम कंडक्टर के केस में बात, जो यहां पे हमने रेजिस्टेंस की बात की, ये रेजिस्टेंस इतना छोटा नहीं जो हमने यहां पे ही इसको छोड़ दिया। जैसे ही हम आगे टॉपिक पे जाएंगे, आगे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, वहां पे हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये एक तरीके का ऑब्स्टिकल होता है, जैसे आप स्पीड में जा रहे हो गाड़ी लेके या कुछ और, तो आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ये रुकावट पैदा करता है जब फ्लो होता है उसमें। अब जैसे यहां हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर यदि हमने इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लग जाती है। मतलब ब्रेकर है, आपकी स्पीड जो ब्रेकर है उनकी जो तादाद है वो बढ़ने लग जाती है, स्पीड ब्रेकर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल जो कंडीशन है उसको हमने कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड होता है ये हम और आगे जो आने वाले लेक्चर हमारे उसमें हम इसके बारे में पढ़ने वाले। अब देखिए, यदि आपको से कोई कहे कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आप लिख सकते हो भाई, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किस किसी चीज के बीच में, आई और वी, या वी और आई आप इस केस में तो दोनों मान सकते हैं किधर भी, क्योंकि दोनों वैल्यू ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों ही साथ बढ़ने घटने वाली।
अब इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से आता है भाई, वो जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। इसका मतलब समझते हो, यदि आपको कोई भी चीज़ या कोई भी ग्राफ है वो इस तरीके से कभी भी देखने को मिले तो आप उससे एक चीज़ का अनुमान लगा लेना। क्या अनुमान लगा लेना भाई? कि दोनों ही चीज़ें एक साथ बढ़ रही है, जो यहाँ पे लिखी हुई होगी वो भी और जो यहाँ पे लिखी हुई होगी वो भी। ठीक है, यहाँ से इस ग्राफ को देख के आप आसानी से बता सकते हो कि भाई किस तरीके से हम v की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो i की वैल्यू भी बढ़ रही है। आप इस पॉइंट पे देखो दोनों बढ़ रही है, इस पॉइंट पे आके देखोगे दोनों बढ़ रही, और आगे जाके देखोगे तो भी दोनों बढ़ती जा रही, और आगे जाके देखेंगे तो भी हमने क्या देखा भाई कि दोनों वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इससे हमें ये ग्राफ जो है, ये आप लाइन रहने देना इसके में, यदि आप नोटबुक में बनाओ तो इस तरीके का ही ग्राफ आप बनाना। अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि क्या ये ग्राफ ओम्स लॉ को शो कर रहा है, क्या ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसका जवाब होगा हाँ, ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि एक ग्राफ मैं ऐसे बनाऊं, ये I और V, क्या अब ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? जी नहीं, अब ये जो हमारा ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कोई ये पूछे कि क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भाई जो I की वैल्यू है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन V की वैल्यू है वो इस पॉइंट के बाद इंक्रीज हुई नहीं। ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें इससे आगे हम V की वैल्यू तो काउंट कर ही नहीं रहे, वो तो कांस्टेंट होगी। किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही? केवल I की जो वैल्यू है हमारे पास वो इंक्रीज होती जा रही। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। और क्या पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में कि भाई जैसे जैसे आप जो हमारा बाहर की कंडीशन को यदि हम कांस्टेंट रख के चलते हैं तो यदि जो हमारी करंट की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके भाई? जो पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई जो प्रेशर होता है लिक्विड के फ्लो में वो हमारे पास क्या, या फिर एक चार्ज को जब हम मूव करवा रहे एक जगह से दूसरी जगह पे, वहां पे जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है? वो पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।